वेलकम बैक टू एडुकेशन। आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन समझने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स देखनी पड़ेगी, जिसमें से फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है हमें देखना पड़ेगा रेयरर एंड डेंसर मीडियम। रेयरर एंड डेंसर मीडियम क्या होता है। अच्छा, अब आप क्या करो, जस्ट इमेजिन करो कि आप एक रोड पे जा रहे हो जिसपे बहुत सारे व्हीकल्स हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी रोड सोचो जिसपे व्हीकल्स है ही नहीं, ना के बराबर है। हाईवे समझ लो कि उसपे बहुत देर में आते हैं और आपको अपना कार ड्राइव करना है। तो अगर आपको किसी गांव से या किसी बहुत ऐसे एरिया से अपना कार ले जाना पड़े जहां पर बहुत ज्यादा मार्केट हो, तो उसका स्पीड क्या होगा, रिड्यूस होगी ना। और अगर आप उसको हाईवे पे लेके जाओ जहां पर सिर्फ थोड़े बहुत व्हीकल्स चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड आपका बहुत फास्ट लेके जा सकते हो। ठीक है, यही कंसेप्ट हमें क्या करना है, रेयरर और डेंसर मीडियम को समझने में अप्लाई करना है। सिर्फ आप इमेजिन करना है कि आप एक ऐसी रोड पे जा रहे हो जिसपे व्हीकल्स बहुत ज्यादा है और सेकंड जिसपे व्हीकल्स ना के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, तो इनको आप समझ लो कि बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है। फिर दूसरा लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा कम है क्राउड, लेकिन गैस में तो ना के बराबर है। अब इसमें से किसको होके जाना है, लाइट को। हमें नहीं जाना, किसको जाना है, लाइट को। तो लाइट जब ट्रेवल करती है तो अगर वहां पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स ज्यादा है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। सोचती हो कि लाइट, हे भगवान कहाँ फंस गई, इतने में से निकल के जाना पड़ेगा, तो सेम चीज है, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन लिक्विड में फिर भी वो मैनेज कर लेगी, निकल जाएगी फास्ट, थोड़ी सी फास्ट। लेकिन गैस में उसका स्पीड एकदम से फ्री फ्लो में चलती है, यानी कि फुल एनर्जी के साथ जाती है। तो इस तरह से उसका स्पीड चेंज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट जो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, रेयरर मीन्स लेस मोलिक्यूल्स और डेंसर मीन्स मोर मोलिक्यूल्स। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट सुना होगा ना, कि बहुत ज्यादा घना फॉरेस्ट, अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेंस। ठीक है, रेयरर मीन्स कम। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, डेंसर मीन्स हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मोर मोलिक्यूल्स, डेंसर। ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मोर, मैं मोर मोलिक्यूल से लिख देती हूँ, मोर मोलिक्यूल्स। ओके, अगर मोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर। और रेयरर मीन्स लेस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ओके, लेस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो ये हमें समझ में आया। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं। हम फिक्स नहीं बोल सकते कि हर बार आपका यही मीडियम डेंसर होगा या यही मीडियम रेयरर होगा। ये कंपैरिजन है, आपको दो मीडियम को कंपेयर करके देखना पड़ता है कि किसमें ज्यादा मोलिक्यूल्स है और किसमें कम मोलिक्यूल्स हैं। अगर मैं लिक्विड और सॉलिड को कंपेयर करती हूँ तो इसमें क्या है, मेरे मोर मोलिक्यूल्स है, मोर मोलिक्यूल्स, और इसमें क्या है, लेस मोलिक्यूल्स। आप देख सकते हो, तो इसमें कौन सा मोलिक्यूल्स, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, सॉलिड में। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट लेस रहेगी। ये मेरा डेंसर मीडियम है। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, डिक्रीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहती है, मोर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। तो इस केस में मैं ए और बी में अगर मुझे चूज करना पड़ता है, तो सॉलिड और लिक्विड में, तो सॉलिड मेरा डेंसर मीडियम है, और क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हुई है, और लिक्विड मेरा रेयरर मीडियम है। ठीक है, अब क्या है, अब मैं दूसरा केस ले लेती हूँ। इस बार मैं सॉलिड नहीं लेती, सॉलिड को हटा देती हूँ। ठीक है, अब मैं कंपेयर करती हूँ बी और सी में, मीन्स लिक्विड और गैसेस में। लिक्विड और गैसेस में अब मैं देख सकती हूँ कि इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किसमें है, इस बार इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ज्यादा हो गए ना, और इसमें अब लेस है। तो ये अब क्या होगा, मोर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मीन्स डेंसर। तो इस बार मेरा ये वाला डेंसर मीडियम हो गया, मीन्स बी। बी जो पहले सॉलिड के कंपैरिजन में रेयरर था, अब वो गैस के कंपैरिजन में डेंसर हो गया, और जबकि गैस क्या हो गई इस बार, रेयरर मीडियम।
तो आप देख सकते हो ये एक कंपैरिजन है, आप फिक्स नहीं बोल सकते कि सॉलिड, अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस में कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली सॉलिड डेंसर है एज कंपेयर टू दिस टू। लेकिन अगर माना आपको दो लिक्विड दे दिया जाता है, उसके बाद ही पूछने लगते हैं वो कि लिक्विड में बताओ कौन सा सॉलिड है, कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है, तो आपको उसकी डेंसिटी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पता चलेगा, ठीक है, कि कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस भी अगर आप देख लो ना, एयर की बात कर लो ना, एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर पे जो नीचे वाली होती है वो ज्यादा डेंस होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा धूल, मिट्टी, स्मोक सब चीज होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, तो तुम्हारी रेयर है। तो ये जस्ट एक, उसमें भी एक स्टेट ऑफ मैटर में भी आप कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में भी कंपेयर कर सकते हो। तो ये जस्ट आपका क्या होना चाहिए, डेंसिटी चेंज होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकली। और हम क्या काउंट कर रहे हैं इसमें, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मोर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, सॉरी, optically denser medium is that medium in which speed of light decrease, and optically rarer medium is that medium in which speed of light increase. Okay? अब आगे हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, ये दिया हुआ है। So optically denser medium, a medium in which the speed of light is more. Okay, speed of light is more or increase is known as optically rarer medium, and optically denser medium, a medium in which speed of light is less or decrease is known as optically denser medium. इसको नोट कर दीजिए, इसके बाद रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से आता है। रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, बार बार क्या पढ़ा था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं वन मीडियम टू अनदर, तो याद करो ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर मीडियम। अगर मीडियम इस तरह से चेंज हो रहा है कि कोई ऑप्टिकली डेंसर था या रेयरर था, तो उसके बाद अगर वो मोर क्राउडेड से लेस क्राउडेड या लेस क्राउडेड से मोर क्राउडेड में जा रहा है, यानी कि डेंसर टू रेयर या रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, और अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है तो इसका मतलब कि उसका लाइट का रास्ता भी चेंज हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, रास्ता भी चेंज हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में आपको याद होगा कि रेज जो आती थी, ये मैंने एक मिरर बना दिया, सिंपली बना देती हूँ, ठीक है, ये मेरा एक मिरर है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें सिंपल था कि कोई रे आती है, अगर ये एयर है तो एयर में आ रही है और टकरा के वो सी मीडियम में वापस जा रही है। यहाँ पर कोई रेस का चेंज नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता। अगर रेयरर है तो रेयर ही है, अगर डेंसर है तो डेंसर ही है, तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें क्या था, सेम मीडियम में वापस जाती है, रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक। तो यहाँ पर कहीं ग्लास के अंदर तो नहीं घुस गई ना, वो सिर्फ उस वहीं पर गई और वहां से वो टकरा के वापस हो गई। तो रिफ्लेक्शन में तो एक्चुअली हमारा मीडियम चेंज नहीं था, इसलिए वो बाउंसिंग बैक हो रही थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो ये समझो कि एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब लिया मैंने। इस ग्लास स्लैब में अगर कोई रे आती है, इंसिडेंट रे ही है, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, ये इंसिडेंट रे है। अगर कोई इंसिडेंट रे आई, उसने एक सरफेस AB पर स्ट्राइक किया, ठीक है,
एक ग्लास स्लैब लिया हमने, कुछ भी ग्लास का पीस ले लो, वो ग्लास स्लैब की तरह से थोड़ा थिक होना चाहिए, है ना। तो वो है, तो इंसिडेंट रे ऐसे आई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नॉर्मल खींचना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होता है 90, ठीक है। तो ये मैंने इसका एक नॉर्मल लिया। तो अगर ये रिफ्लेक्शन होता तो ये रेज इस तरह से कहीं चली जाती, ठीक है। वैसे रिफ्लेक्शन होता, मैं ये नहीं कह रही रिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, तो इस तरह से वो बाउंस बैक हो जाती। लेकिन इस केस में क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो इस केस में क्या होता है, ये लाइट अंदर जाएगी, ग्लास के अंदर जाने वाली है, ठीक है। तो यानी कि भाई पहले तो एयर में थी, अब वो किस में जाने वाली है, ग्लास में। तो ये तो पूरा पहले उसमें थी गैस में, और अब इसमें किस में जा रही है, वो सॉलिड में। तो सॉलिड में है तो भाई स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर लेस क्राउडेड से मोर क्राउडेड में जाती है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। स्पीड डिक्रीज तो मीन्स एनर्जी कम, तो हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, यार कोई शॉर्टकट मिल जाए और हम निकल जाएं। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है कि ये जो लाइट है जो इस तरह से स्ट्रेट जानी चाहिए थी ना, ये इस तरह से, ये नहीं जा रही, ठीक है। तो ये जब इसकी स्पीड डिक्रीज होगा जाती है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, इसकी एनर्जी चली गई और ये अब शॉर्टकट ढूंढ रही है। तो शॉर्टकट ढूंढने के लिए वो क्या करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, इस तरह से ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई। तो हो गई ना, ये क्या हुआ, ये पाथ चेंज इन पाथ हो गया ना, कि जो ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सॉरी सीधा नहीं, जो ऐसे जाना चाहिए था वो अब क्या हो गया, चेंज हो गया, उसमें डेविएशन हो गया। यही हमारा रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो जब ये पाथ मीडियम चेंज होने की वजह से होता है, तो जब पाथ चेंज हो जाता है उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अभी हम इसको एक ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। अभी हम रिफ्रैक्शन समझने वाले हैं। तो इस रिफ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने एक ग्लास स्लैब बनाया है ए बी सी डी, दो सरफेस लिया है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। अभी कोई इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, कोई भी ले लो आप, ये इंसिडेंट रे है जो कि ग्लास स्लैब के एक सरफेस ए बी पर टकराती है। जब वो उस पर गिरती है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल को कभी मत भूलना, नॉर्मल एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। तो ये तुम्हारा एक नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, पहले तो यहाँ पर एयर था, अभी किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो मीडियम चेंज हो गया, अब एक मीडियम में नहीं है। तो यहाँ पर जब टकराती है वो लेस क्राउडेड से मोर क्राउडेड, और तुम कह सकते हो रेयरर मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में। अभी समझाया था, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो उसका स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा थकी हुई फील करेगी और टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। तो जो रे सीधी जानी थी वो अब क्या हो गई, थोड़ा सा बैंड हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा एंगल से वो बैंड हो जाती है, इस तरह से ये बैंड हो गई। अब वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब फिर से वो ग्लास है, तो जो ये बैंडिंग है, अभी मैंने बताया ये रिफ्रैक्शन है, ये बैंड हुआ। फिर अब क्या होता है, वो फिर से दूसरे अंदर ही अंदर वो ट्रेवल किया है, ग्लास में ट्रांसपेरेंट ग्लास है, फिर अब उसको बाहर आना है, तो वो ऐसे नहीं आ सकती, ठीक है। फिर से उसको एक नॉर्मल हम बना देते हैं, ये हमने नॉर्मल बनाया है। अब क्या होगा, जब वो बाहर आएगी तो अब क्या है, यहाँ पर तुम्हारा ग्लास था, ग्लास से वो वापस एयर में आ रही है, यानी सीधी सरफेस पर जब वो टकराई तो उसने ग्लास से एयर में आना है। तो क्या हुआ, इस बार डेंसर से किस में आना है, उसको रेयरर मीडियम में। तो बड़ी खुश होगी कि अब ना लेस क्राउडेड है, तो इसलिए वो क्या होगी, बहुत खुश होगी और बड़ी तेजी से निकलेगी। तो जब वो तेजी से निकलेगी तो उसका वो नॉर्मल से, पहले तो नॉर्मल की तरफ आ गई थी वो, अब नॉर्मल से, इसमें ज्यादा एनर्जी है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये इस तरह से निकल के जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये, तो इस तरह से वो पास होती है। अब इसका दो जगह पर रिफ्रैक्शन हुआ है,
एक तो जब उसने एंटर किया ए बी सरफेस से, और जब वो बाहर निकली सी डी से तब भी 2 बार उसका मीडियम चेंज हुआ है कि दोनों में। अब हम देखते हैं कि जब हमारा रेयर से डेंसर में गया तो क्या हुआ। जब हमारी रे रेयर से डेंसर मीडियम में गई है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई है, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई है। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ है, टूवर्ड्स नॉर्मल उसका बेंडिंग हुआ है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब वो सीडी सरफेस पर आई है और वो डेंसर से रेयर मीडियम में वापस आती है तो वो कहाँ पर गई है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है जब भी मीडियम चेंज होता है। अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो हर बार रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है, और अगर वो तुम्हारी डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। ये रे जो फॉल हुई है ए बी सरफेस के लिए, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये नॉर्मल ही है, नॉर्मल। ये वाली रे हमारी रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, ओके। लेकिन अगर हम सीडी सरफेस के लिए बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, सीडी सरफेस पर ये वाली रे हमारी इस बार इंसिडेंट रे है और ये वाली रे हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं। फिर कुछ और पॉइंट्स हम रिमेम्बर करेंगे यहाँ पे। एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस बार ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सेम है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई से ही हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल आर, ठीक है। दूसरे सरफेस के लिए अगर हम देखें तो इस बार ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये वाला हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। सरफेस वाइज तुम देख सकते हो। लेकिन ओवरऑल जब भी हमें देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इंसिडेंट रे देखते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे होती है। जो रे बाहर आती है उसको बोला जाता है इमर्जेंट रे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो ये जो रे हमारी बाहर आई है ये हमारी है इमर्जेंट रे, इमर्ज हुई है ना, तो इमर्जेंट रे। और ये एंगल जो होता है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इमरजेंस बोला जाता है। क्या है ये है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ई से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। इंसिडेंट रे जो कि आ रही है, जो कि फॉल हुई है ग्लास स्लैब पे, इंसिडेंट रे अंदर उसका जो भी हुआ है रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन बोल रही हूँ मैं, रिफ्रैक्शन हुआ है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। फिर वो दूसरी सरफेस पे फॉल हुई है, फिर जो बाहर आती है रे उसको हम इमरजेंट रे बोलते हैं। फिर इसके बीच में जो एंगल रहता है उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोला जाता है। एक चीज और याद रखना, अगर बाय चांस ये रे डेविएट नहीं होती, मीन्स पाथ चेंज नहीं करती, तो उस टाइम पे क्या होता, ये रे मेरी स्ट्रेट जाती, ये वाली, ठीक है, ब्लैक कलर से ये वाली रे देख सकते हो मैं दोबारा इसके ऊपर, ये स्ट्रेट जाती इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन की वजह से ओरिजिनल रे ये वाली है ना, ये इमरजेंट रे, तो ये वाली ओरिजिनल है। तो इसके बीच में एक्चुअली क्या हुआ है, एक गैप क्रिएट हो गया, ये वाला गैप डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इतना, इसको जितना ये डिस्प्लेस हो जाती है अपने रास्ते से उसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ज्यादा टर्म्स आती जा रही है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा ना, ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। और इमरजेंट रे और ये इमेजिनरी लाइन जो विदाउट डेविएशन अगर आती तो वो ये वाली रेज, ये और ये दोनों रेज पैरेलल होती है एक दूसरे से, ठीक है। अब थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों रेज क्या है, हमारी पैरेलल है,
और ये वाला एंगल ई हमारा एंगल आई के बराबर हो जाएगा। दो पैरेलल रेज वाला एंगल होता है ना, वो वाला लगा के आप कर सकते हो। वैसे इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, दोनों के बीच में अगर वो स्ट्रेट आती है तब उस लाइन को लेके, और इमर्जेंट रे उन दोनों के बीच के गैप को लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमने ये सब पढ़ा है। अब थोड़ा सा ये भी याद रखना है, जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है, अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। थोड़ा इजी बना देते हैं, टफ लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ बना लो इसको मोनोमिक्स टाइप का, जैसे कि आर डी रामदास टी एन, तो आप लिख सकते हो रामदास टूटे नहीं, ठीक है। तो इससे याद आ जाएगा राम दास टूटे नहीं, ओके। बहुत उसको प्रॉब्लम आई, लेकिन रामदास कभी नहीं टूटे, तो हम क्या बोलेंगे, रामदास टूटे नहीं, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, ओके। तो आप इसे याद कर सकते हो। और दूसरा है DRAN, तो इसमें कर सकते हो दुखी राम आए नहीं, ओके। आए नहीं मीन्स डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड मीन्स नहीं मीन्स नॉर्मल, ओके। तो इस तरह से आप थोड़ा याद रख सकते हैं, अगर रखना चाहें। वैसे तो याद कर लो, इजी होता है, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल और रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। आगे हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, चलिए देखते हैं। अब आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें भी दो लॉज हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन में थे, सेम टाइप के, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बस एक लॉज तो सेम ही है। तो सेकंड लॉज याद है आपको, रिफ्लेक्शन वाला याद है ना, सेकंड, जो वहां पर सेकंड लॉ था वो यहाँ पर फर्स्ट बन जाता है, ठीक है। सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये मत सोचना कि फर्स्ट पहले लिख दो सेकंड पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। इवन में जो एग्जामिनर्स लेंगे ना, उसमें ऐसे देंगे राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट द सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से आते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, सीक्वेंस चेंज किया तो नंबर चाहिए ना, तो सीक्वेंस याद करो। तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या था रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, जस्ट रिफ्रैक्टेड बन जाएगा रिफ्लेक्टेड का। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीन नाम लिखने हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही हमारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मीन्स आप इजीली उसको एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, यानी कि ये हमारा एंगल आई है, ठीक है, और ये हमारा एंगल आर है यहाँ पर, ये वाला और ये। तो साइन, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं इसको साइन आई लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा साइन आई हो गया अपॉन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बोलते हैं ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्चुअली रिफ्लेक्शन में क्या था, अगर आपको याद है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, जिस एंगल पे रे आती थी उसी एंगल पे वो वापस चली जाती थी, ठीक है। और हमें नजर भी आता, 30 पे आई तो 30 पे गई, 40 पे आई तो 40 पे गई, 50 पे आई तो 50 पे गई। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेंडिंग की वजह से वो एंगल सेम नहीं है, एंगल क्या हुआ है, चेंज हो गया। तो हम वो रूल्स तो नहीं लगा सकते ना, वो लॉज तो नहीं लगा सकते। यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ पर लेस देन 60 रहेगा, और जब वो बाहर निकल रही है, अगर ये आपका 50 है तो ये बाहर निकलने के टाइम पे मोर देन 50 रहेगा, क्योंकि वो अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से मीडियम के चेंज होने पर उनका एंगल चेंज हो रहा है। तो ये चेंज होने की वजह से हम डायरेक्ट एंगल नहीं लेते, हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, साइन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री का,
तो उससे आपको ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वैसे सिर्फ आपको ये लॉ ही याद करने हैं, अगर वो साइन कोई एंगल भी देते हैं एग्जामिनर तो उसका वैल्यू आपको देंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया गया है फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीन्स अगर आप ये वाली लाइट जो इंसिडेंट लाइट है अगर ये रेड कलर है तो ये थ्रू आउट रेड ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी लाइट डाल के बोलते तो ये डाली आपने रेड और आप मेजर कर रहे हो ब्लू कलर का, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस रेड लाइट को डाल के देख रहे हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको रेड लाइट के लिए ही देखना पड़ेगा। आप ब्लू के लिए ब्लू को डाल रहे हो, अगर इंसिडेंट ब्लू है तो रिफ्रैक्टेड भी ब्लू के लिए ही लेना पड़ेगा। तो सेम कलर के लिए ही होना चाहिए और पेयर ऑफ मीडियम भी सेम होना चाहिए। मीन्स अगर एयर टू वाटर गया है तो एयर टू वाटर ही मेजर करना है, चेंज नहीं कि पहले आपने रेड एयर टू वाटर पे डाला, इंसिडेंट तो एयर टू वाटर देख रहे हो, और जब रिफ्रैक्टेड देखने का टाइम आया तो आपने क्या किया एयर टू ग्लास देख रहे हो, तो उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो सेम पेयर ऑफ मीडियम होना चाहिए और सेम कलर की लाइट होनी चाहिए। तो क्या है हमारा सेकंड फर्स्ट लॉ है हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ जो वहां पे सेकंड था रिफ्लेक्शन का, वो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है। फिर रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि जो ये कांस्टेंट बोला है हमने ये क्या है। एक्चुअली ये हमारा होता है, इस कांस्टेंट को एक नाम दिया गया है जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जितना भी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है ना सब इसी के ऊपर बेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एन से। चलिए आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने किया है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किया था और वो कॉन्स्टेंट हमारा क्या था एन, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस लॉस को हम सेकंड लॉस को स्नेल्स लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में स्नेल्स, तो याद रखना है इसके नाम से भी स्नेल्स ने दिया था तो इसलिए इसका नाम क्या है स्नेल्स लॉ। तो हमेशा याद रखना साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लॉस को पूरे को हम क्या बोल सकते हैं स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, कुछ आइडिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? पूरा रिफ्रैक्शन एक्चुअली इसी के ऊपर बेस्ड होता है। अभी हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, मेजर ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट। ये लाइट रे इंसिडेंट रे है, जब वो ग्लास पर गिरती है या किसी दूसरी मीडियम पर किसी भी पर गिरती है, ग्लास पर गिरती है, वाटर पर गिरती है, केरोसिन ऑयल पर गिरती है, किसी पर भी गिरती है, तो वो अपने पाथ से कितना डेविएट हो रही है, कितना बैंड हो रही है, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। हर एक मीडियम का पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसी के बेसिस पे ये बैंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद है ना कि क्या था सुखी राम टूटे नहीं और दुखी राम आए नहीं। ठीक है, तो जब भी हम किधर से जाएंगे रेयरर टू डेंसर जाएंगे तो वो क्या होगा, सॉरी रामदास नॉट सुखी रामा, रामदास टूटे नहीं तो रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। ओके, और दूसरा क्या था हमारा दुखी राम। ओके, सो डेंसर टू रेयरर, आई नहीं अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, ये तुम्हारा मेजर है कि कितना लाइट बैंड हुई है जब ये लाइट तुम्हारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तब के लिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर बनाया है, एक मीडियम है, ये मीडियम 1 लिया है और ये मीडियम 2 लिया है। आप देख सकते हो मैंने सर्कल में लिखा है मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 में सपोज स्पीड ऑफ लाइट v1 है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि फॉर्मूलेज लिखने पड़ते हैं। जब हमारी रेज मीडियम 1 से मीडियम 2 आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कैसे लिखा जाता है, देखो पढ़ने का भी तरीका इसका होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, क्या बोल रही हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो अगर आप ऐसा है तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो कैसे लिखना है, हमेशा याद रखना है, इसको हम लिख सकते हैं, जिसको भी हम रेस्पेक्ट देते हैं ना, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, विद रेस्पेक्ट टू एयर, किसी को भी हमने रेस्पेक्ट दिया उसको आगे बिठा दो। ठीक है, कहाँ बिठाना है उसको, आगे, तो वो हो गया, हमने इसको रेस्पेक्ट दे दी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 and 2, तो इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो हमारा आगे क्या आया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, आपको लेकिन एनसीईआरटी में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल रहा है, N2 तो इसी तरह से रहना है, जिसको या तो हमें जिसको रेस्पेक्ट दिया है सबसे आगे लेके आओ या फिर उसको सबसे पीछे लेके चले जाओ। यानी कि एनसीईआरटी में इसको ऐसे भी दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो दोनों ही करेक्ट है, आपको जो भी लिखना है आप, लेकिन समझ में आ रहा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, आगे कुछ मुझे आदत है आगे लिखने की, और अगर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो उसके बाद में आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो अगर आपने ये लिखा है तो इन दोनों का ही एक फॉर्मूला है। अब जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू 1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जिसमें जो इधर पहले है इधर बाद में है, तो ये वाला हमेशा जो मीडियम 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1। सो ओके, तो V1 अपॉन V2 हो जाएगा। जब एयर से फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में रे जा रही है तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, क्या है ये, V1 और V2, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 क्या है, अगर ये एयर है तो दैट मीन्स इसमें हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो हम हमेशा यूज करते हैं वैक्यूम वाले ही ले लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको याद है तो उसको हम C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम यहाँ पर अगर हमारा V1 हमारा, अगर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है तो हम V1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, C से, और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा N21 इज इक्वल टू C अपॉन, अब एक स्पीड बची है V, तो ये हमारा फॉर्मूला है N21 अपॉन C अपॉन V। और पढ़ने का तरीका कभी मत भूलना, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। और अगर आगे लिखना है तो आप आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ऊपर आएगी, ये जो रिफ्रैक्टिव जो मीडियम 1 है वो हमारा ऊपर जाएगा और मीडियम 2 हमारा नीचे जाएगा। वो आपको देखना पड़ेगा मैनेज करके। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी कुछ और फॉर्मूलेज में बता देती हूँ, फिर हम थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज जो बहुत हेल्पफुल है, और अधिकतर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखना है, क्या करना है। लेकिन अगेन ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट क्या है फॉर्मूलाज, फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अगेन एंड अगेन मैं आपको बता जा रही हूँ कि अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया एयर और यहाँ पर मैंने लिख दिया वाटर। ठीक है, तो मैं इसको क्या प्रोनाउंस करूंगी, इसको मैं बोलूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो क्या हो गया ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ऐसे मुझे इसको बोलना है। जो मेरा PR है, जस्ट जो साथ में बैठा हुआ है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। जो अगर दूर है वो आगे है या पीछे है तो उसको हम रेस्पेक्ट देके छोड़ देंगे।
तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हमें जब भी लिखना है, सपोज हमें ये निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो मैं इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, V1/V2। तो V1 का क्या है मेरा यहाँ पर एयर है, और V2 क्या है मेरा वाटर। तो यानी स्पीड ऑफ लाइट इसके अंदर इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से मैं लगाऊंगी। जो स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम है उसका ऊपर आ जाएगा, एयर है हमारा यहाँ पर, और जो सेकंड है वो हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं और फिर वे पूछते हैं, सपोज उन्होंने बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का जो है वो तुम्हारा कुछ भी है 1.2 मान लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का जो है वो तुम्हारा 1.3 मान लो। ठीक है, जो भी है, मीन्स अलग अलग उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और वो हमसे पूछ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले लेते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास दे दिया, उन्होंने और कुछ नहीं बताया है, सिर्फ ये बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और वे बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ये फॉर्मूला है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर उसने सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, किसी का भी नहीं बोला विद रेस्पेक्ट टू ये है या वो है, तो हमेशा समझना वो विद रेस्पेक्ट टू एयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एयर। तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है ना उन्होंने, तो वो किसके रेस्पेक्ट में दिया है, एयर के, और ये भी तुम्हारा वाटर और ग्लास दोनों ही एयर के रेस्पेक्ट में दिया है। और जब वो उन दोनों का ही पूछ रहा है तो क्या करना है तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, तो हमारा फर्स्ट यानी V1/V2 किया था, यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, N2/N1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या था हमारा, ग्लास, ठीक है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रखो, वैल्यू फिल करो यहाँ पे 1.3 और 1.2 जो भी है सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। तो V1/V2, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो अपोजिट हो जाना है, रेसिप्रोकल हो जाना है, N2/N1। ठीक है, तो ये वाला हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। फिर हमारा कभी कभी क्या होता है कि उसने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस वन अगर दिया है, सपोज ये उसने बोला है कि 1.2 दिया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर दिया है। अब उसने इसका उल्टा ही पूछ लिया हमसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताओ विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अपोजिट पूछ लिया ना, तो इसमें हमें भी क्या करना है, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, काम खत्म हो जाता है। तो हो जाएगा तुम्हारा 1/WNG लिख दो, और उसका ये मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल निकाल के हो जाएगा। अगर उसने ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा वाटर था और यहाँ पे ग्लास, तो जब रे हमारी वाटर से ग्लास में गई इस तरह से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.2। अगर वो ग्लास से वापस वाटर में जा रही है तो कितना होगा, तो उल्टा हो गया ना, पहले वाटर से ग्लास, ग्लास से वाटर, तो हमें जस्ट 1/N2 करके निकाल देना है। एक क्वेश्चन वैसे ही वाला आता नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। कभी कभी माना कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं कि कोई ग्लास है, ग्लास के लास्ट में कोई कॉइन पड़ा है और ग्लास का जो भी है ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन हमें बाहर से वो 8 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है। ठीक है, चेंज हो जाती है ना, तो उस केस में इसका जो भी लिक्विड लिया हुआ है उसने, उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ओके, तो इसमें सिंपल क्या करना है तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फिर से वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर, सो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ यहाँ पर क्या दिया है, मैंने बोला 10, और दिखाई कितने पे दे रहा है, 8। तो इस तरह से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इस तरह से दिया है तो विद रेस्पेक्ट टू एयर है वो। ठीक है, और अगर रेस्पेक्ट दे ही देते हैं किसी के अगेंस्ट तो वो तुम लिख सकते हो। तो ये सारे 4 फॉर्मूलेज हैं।
एक बात और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली एक रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी इसके ऊपर बेस्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए V1/V2। V1 अगर एयर है तो हम उसको वहां पे C/V भी लिख सकते हैं और आंसर हमारा 1.5 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कोई कॉइन हमारा 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पर है, वो हमें बाहर से कितने दिखाई देगा किसी लिक्विड के अंदर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, एपरेंट डेप्थ आप निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी दिया गया है 4/3, वैल्यू रखिए और 7.4 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास पूछा है, मींस रेसिप्रोकल, तो ये भी रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू, फॉर्मूला रख के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 0.90 आपका आंसर आ जाएगा। 4 मीडियम दिए गए हैं A, B, C, D और चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। मैक्सिमम चेंज इन स्पीड किसमें होगा, जिसमें तुम्हारा मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स D का है और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A का है, तो D से A मीडियम में जाने पर रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी और मिनिमम चेंज किसमें होगा, C और इन दोनों के बीच में मिनिमम चेंज है, तो C से B में जाने पर मिनिमम चेंज होगा। थैंक यू।